नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ना शुरू किया था और संसद के बारे में हम लोग उसके सदस्यों के बारे में, उनकी कार्यों एवं शक्तियों के बारे में, लोकसभा राज्यसभा के बारे में, उनकी कार्यों एवं शक्तियों के बारे में, संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में, संसद में किस प्रकार से विधेयक पारित किए जाते हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और बजट कैसे पारित किया जाता है, यह सब प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया था। संसद का 75% भाग लगभग हम लोगों ने खत्म कर लिया है, 75 to 80% भाग। अब ये लास्ट वीडियो है हमारा संसद का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे संसदीय विशेषाधिकार के बारे में और संसदीय समितियों के बारे में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं संसद से और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वह है संसदीय विशेषाधिकार। कुछ विशेषाधिकार ऐसे होते हैं जो सदन को, मतलब लोकसभा या राज्यसभा को सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं और कुछ विशेषाधिकार ऐसे होते हैं जो संसद सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे विशेष अधिकारों को ही संसदीय विशेषाधिकार कहा जाता है। उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। अनुच्छेद 105 के तहत जो है आपका संसद सदस्यों के लिए विशेषाधिकार की घोषणा की गई है संविधान में और उसके बाद अनुच्छेद 194 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए क्या क्या विशेषाधिकार होंगे, ठीक है। तो ये जो विशेषाधिकार है वह संसद सदस्यों को भी प्राप्त है और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भी प्राप्त है, ठीक है। संसद सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों जो संसद के सदस्य नहीं हैं उन्हें भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। संसद सदस्य जो भी आपके मंत्री हैं उनको संसद सदस्य होना अनिवार्य तो है, लेकिन आपका 6 महीना के अंदर उनको बनना जरूरी होता है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि वो संसद के सदस्य नहीं हैं तो 6 महीने के अंदर जो है उनको सदस्यता ले लेनी होती है। तो उन 6 महीनों के दौरान जो है जो सदस्य संसद के सदस्य नहीं है, जो मंत्री, उनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। महान्यायवादी को भी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है। अब जो मंत्री और महान्यायवादी को क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि मंत्री जो है वह संसद के किसी भी सदन में जाकर के बोल सकते हैं, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, केवल मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतदान केवल उसी सदन में करेंगे जिसके वो सदस्य हैं। उसी तरह से महान्यायवादी भी जो है वह भी संसद के किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, वहां पर कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान करने का उसको अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो चूंकि इनको दोनों सदनों में बोलना होता है, बैठना होता है, इसलिए महान्यायवादी और मंत्रियों को जो है विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जो है वह न बैठक में भाग लेता है न आपका उसका सदस्य होता है, तो इसलिए जो है इनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इनको तो वैसे भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। आगे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 105 के तहत जो है संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि संसद के अंदर अगर वो किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात बोलते हैं तो उस पर जो है न्यायिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, उनको बोलने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। लेकिन उसका एक लिमिटेशन यह है कि न्यायालय में यदि कोई प्रक्रिया चल रही हो, कोई केस चल रहा हो, कोई मामला चल रहा हो, तो उस पर जो है टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उस पर यदि टिप्पणी करते हैं तो उसको न्यायालय की अवमानना माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, जैसे राहुल गांधी ने आंख मार दिया था, है ना, तो मुझे तो खैर मारने भी नहीं आता, जो भी है, तो राहुल गांधी ने जैसे आंख मार दिया था, बहुत सारे लोग असंसदीय मतलब कि कार्य का प्रयोग करते हैं, तो वो नहीं किया जा सकता। असंसदीय कार्य नहीं किया जा सकता है और भी कोई भी जो है अश्लील बातें या फिर मतलब कोई भी इस प्रकार की बात नहीं बोली जा सकती है जिससे किसी भी संसद सदस्य का या फिर मानवता का जो है आपका मतलब कि पतन हो, या फिर आप कह सकते हैं कि
किसी को भी आहत पहुंचे, किसी को भी दुख पहुंचे, ठीक है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यह लिमिटेशन है। उसके बाद देख लेते हैं अनुच्छेद 105(2). 105(2) में कहा गया है कि संसद की जो भी कार्यवाही होगी उसके प्रकाशन का अधिकार जो होगा वो संसद को होगा, ठीक है। उसके प्रकाशन का अधिकार संसद को होगा और कोई भी व्यक्ति जो है उसका प्रकाशन कर सकता है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद है अनुच्छेद 105(3). 105(3) में जो है आपका संसद सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार, शक्तियों तथा उन्मुक्तियों पर विधि संसद बनाएगी, ऐसा कहा गया है, ठीक है। संसद सदस्यों का जो विशेषाधिकार होगा, जो शक्तियां होंगी, जो उन्मुक्तियां होंगी, जो उन्मुक्तियां मतलब स्वतंत्रता, तो उस पर जो विधि बनाने का काम होगा वह संसद का ही होगा, ठीक है। और तब तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों के समान विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जब तक कि कोई विधि नहीं बना लिया जाता है संसद के द्वारा या फिर विधानमंडल के द्वारा। जब तक कोई विधि नहीं बना लिया जाता है कि किस प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी, ठीक है, किस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तब तक जो है उनको जो ब्रिटिश काल में चला आ रहा था हाउस ऑफ कॉमन्स जो हुआ करता था वही आपका उसके सदस्यों के समान ही जो है इनको भी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, ठीक है। और अभी तक जो है पहले ऐसा हुआ करता था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के समान जो है विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसके बाद उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा बोला गया कि जब तक विधि संसद नहीं बना लेती है, नई विधि नहीं बना लेती है, तब तक जो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 तक जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वही विशेषाधिकार अभी भी प्राप्त होंगे। लेकिन उसके बाद भी अभी तक किसी विधानमंडल ने और किसी और संसद ने भी कोई भी नई विधि बनाई नहीं है। तो अभी भी जो है आपका जो विशेषाधिकार, शक्तियां वगैरह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त थी वही यहां पर भी प्राप्त है संसद सदस्यों को, ठीक है। तो अभी तक जो है विधि इस बारे में नहीं बनाया गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं, मैंने आपको बताया। तो पहला है आपका सामूहिक विशेषाधिकार, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार में आता है कार्यवाहियां चलाने का अधिकार, मतलब कि संसद की जो कार्यवाही है उसको चलाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 122 कहता है कि संसदीय प्रक्रिया से संबंधित किसी कथित अनियमितता के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। मतलब कि संसद जो है वह उसमें प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही अपने नियमों के अनुसार से संचालित करेगा, ठीक है। और वो नियम गलत हैं इस आधार पर जो है उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। संसदीय प्रक्रिया से संबंधित कोई अनियमितता है, कुछ गलती हुई है, तो उस पर जो है इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। और इस संबंध में जो सदन निर्णय लेगी वही उसका अंतिम निर्णय होगा। इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बहस तथा कार्यवाही के प्रकाशन करने या प्रकाशन रोकने का अधिकार, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 361 को जोड़ करके संवैधानिक रूप इसको दिया गया है। इस शक्ति को, ये जो आपका अधिकार है कि बहस की जो के दौरान जो कार्यवाही होगी उसको प्रकाशन करने का अधिकार, या फिर यदि कोई प्रकाशित करता है तो उसको रोकने का अधिकार जो है वो संसद को होगा, ठीक है। और यह जो है आपका इसको संवैधानिक रूप दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 361 को जोड़ करके, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है वह संसदीय गतिविधियों के प्रकाशन हेतु स्वतंत्र है, लेकिन प्रकाशन जो होना चाहिए वह दुर्भावना से नहीं होना चाहिए। किसी को गलत साबित करने के लिए या संसद को गलत साबित करने के लिए वो प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो कार्यवाही से, जो गतिविधि कार्यवाही से निकाल दी गई है, आप लोगों ने देखा होगा जब लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही चलती है तो अगर किसी सदस्य ने कुछ असंसदीय भाषा का प्रयोग कर दिया या फिर कुछ गलत बात बोला तो बार बार जो है अध्यक्ष या फिर सभापति बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, इस बात को जो है संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। तो जो गतिविधियां संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं की जाती हैं उनके प्रकाशन का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है, ठीक है। और गुप्त सत्र की कार्यवाही का प्रकाशन भी नहीं किया जा सकता है। गुप्त सत्र वो होता है जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति सदन में शामिल नहीं होता है, केवल संसद के सदस्य जो होते हैं वही सदन में शामिल होते हैं। तो
बाहरी व्यक्ति वहाँ पे नहीं है, गुप्त सदन चल रहा है, तो उसमें जो कार्यवाही होती है उसके प्रकाशन का भी अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। ठीक है, तो यह हम लोगों ने दूसरा अधिकार पढ़ लिया। तीसरा है आपका बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार। दोनों सदनों को यह अधिकार है कि अगर वो चाहें तो किसी बाहरी व्यक्ति को सदन से बाहर निकाल करके और संसद और उस सदन को जो है गुप्त सदन में बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशेषाधिकार हनन पर सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान। यदि कोई व्यक्ति जो है वो सदन की अवमानना करता है, किसी संसद सदस्य की अवमानना करता है, तो सदन को अधिकार है कि वह उस सदस्य को या फिर बाहरी व्यक्ति को दंड भी दे सकता है। ठीक है, और इसमें जो है निर्णय स्वयं सदन करेगा, कोई भी न्यायिक दखल अंदाजी इसमें नहीं होगी, मतलब कि न्यायालय को उस दंड के खिलाफ जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो दंड स्वरूप सदस्यों का निलंबन किया जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी या फिर उनको जो है निष्कासित कर दिया जाएगा। निष्कासित कहने का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए या फिर एक दिन के लिए उनको सदन से बाहर निकाल देना। कभी कभार तो मार्शल बुलाना पड़ जाता है और मार्शल उनको जो है उठा करके ले जाते हैं नेता लोगों को, इतना ज़्यादा वो चिल्लाते हैं। ठीक है, या फिर कभी कभार जो है अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ जाते हैं, उन पर पर्चा फेंकने लगते हैं, एरोप्लेन उड़ाने लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। संसद के लोग जो होते हैं ना, मतलब कुत्तों की तरह भौंकते हैं, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करते हैं कभी कभार, तो मार्शल को भी बुलाना पड़ता है और मार्शल को बुला करके उनको बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं निष्कासन। और निलंबन कहने का मतलब है कि 4 दिन 5 दिन के लिए उनको निलंबित कर दिया जाता है या फिर एक सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए कि भैया आपको जो है इस सत्र में आना ही नहीं है, इस सत्र में आपका जो है संसद में उपस्थित होना जो है उसको आपको निलंबित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से निलंबन होता है। ठीक है, तो संसद सदस्य यदि कोई है तो उसकी निंदा की जा सकती है, निलंबन किया जा सकता है, निष्कासन किया जा सकता है, और आपका जो है जो बाहरी सदस्य है उसको जो है उसकी निंदा की जा सकती है या फिर उसको कारावास की सजा भी दी जा सकती है। ठीक है, और संसद सदस्यों को भी यदि बहुत ज़्यादा ऐसा मामला होता है तो आपका कारावास भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो यह हम लोगों ने देखा कि विशेषाधिकार हनन करने पर बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान है। और विशेषाधिकार हनन हुआ है या नहीं हुआ है इसका निर्णय कौन करेंगे, तो लोकसभा अध्यक्ष करेंगे या सदन करेगी, और इसमें कोई भी न्यायिक दखलंदाजी नहीं होगी। आगे देख लेते हैं, तो अपनी चारदीवारी के भीतर सभी मामले विनियमित करने का अधिकार। पीठासीन अधिकारी के अनुमति के बिना सदस्यों या गैर सदस्यों की न तो गिरफ्तारी होगी और न ही सिविल या आपराधिक कार्यवाही उन पर चलाई जाएगी। मतलब कि जो संसद का कंपाउंड है, जो चारदीवारी है, संसद का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर, उस चारदीवारी के अंदर संसद सदस्य या फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति कोई भी काम करता है तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर जो राज्यसभा के सभापति हैं उनकी अनुमति के बिना उस सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है या फिर उस बाहरी व्यक्ति की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, और उसको दंड देने का भी प्रावधान जो है वह नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चारदीवारी के अंदर जो भी काम होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे, लोकसभा अध्यक्ष होंगे या फिर राज्यसभा के सभापति ही होंगे। ठीक है, और उस पर जो है कोई भी सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उस पर चारदीवारी के अंदर किए गए काम के लिए कोई भी जो है आपका सिविल प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। ठीक है, सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी। आगे देख लेते हैं, तो साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का अधिकार। भारतीय संसद की यह शक्ति जो है अनुच्छेद 21 और न्यायिक पुनरावलोकन से स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों को यह तो अधिकार है कि साधारण वारंट के जरिए जो है वह किसी को भी गिरफ्तारी करवा सकती है। मतलब कि संसद कंपाउंड के अंदर हुई किसी कार्यवाही के लिए किसी को भी मतलब गिरफ्तारी करवा सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति। लेकिन यह जो है आपका अनुच्छेद 21 जो कि कहता है कि आपका जो है मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, कहने का मतलब है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो आपका अनुच्छेद 21 और आपका जो है यह न्यायिक पुनरावलोकन किससे स्वतंत्र नहीं है। मतलब कि अगर गिरफ्तारी करवाते हैं लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति तो उसको जो है न्यायालय में चैलेंज दिया जा सकता है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यह भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, सदन को अधिकार है कि यदि किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो जाती है, डिटेंशन हो जाता है, मतलब कि उसको कुछ समय के लिए डिटेंशन में रखा जाता है। ठीक है, होता है ना कि
कभी कभार पुलिस जो है उसको कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेती है डिटेंशन में, ताकि वो बाहर आकर के गुंडागर्दी वगैरह ना कर सके, ठीक है। तो यदि गिरफ्तारी की जाती है, उसको डिटेंशन में रखा जाता है, या फिर उसको जेल की सज़ा मिलती है, कारावास मिलता है, या फिर उसको जेल से छोड़ा जाता है, मुक्त किया जाता है, तो संसद को अधिकार है कि सबसे पहले इसकी सूचना जो है पुलिस क्या करेगी, संसद को देगी, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति को देगी, ठीक है। तो यह है आपका विशेषाधिकार। नेक्स्ट है आपका कि संसदीय समिति की रिपोर्ट या समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सदन में पेश न कर दिया गया हो। कोई भी संसदीय समिति है, उसकी रिपोर्ट आई है, ठीक है, तो जब तक वह रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तब तक उस रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, या फिर उस समिति के समक्ष जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उसका भी प्रकाशन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह भी आपका विशेषाधिकार है संसद का। और ये सब जो है आपके सामूहिक विशेषाधिकार में आते हैं। कौन कौन? तो कार्यवाहियां चलाने का अधिकार, बहस तथा कार्यवाहियों के प्रकाशन करने या प्रकाशन को रोकने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार, विशेषाधिकार हनन पर सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का प्रावधान, ठीक है, अपनी चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार, ठीक है, साधारण वारंट के द्वारा गिरफ्तारी का अधिकार, और वही संसदीय समिति की रिपोर्टों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। और आपको कोई भी सदस्य का गिरफ्तारी हो जाता है, आपका डिटेंशन में रखा जाता है और को मुक्त किया जाता है या जेल की सज़ा होती है, तो उसको जो है सबसे पहले जानकारी सदन को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके सामूहिक अधिकार हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार के बारे में, ठीक है। तो यह जो है दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें पहला है आपका सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 क के तहत इसको जोड़ा गया है और कहा गया है कि संसद की कार्यवाही से 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद तक, 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन के बाद तक किसी भी संसद सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि संसद सदस्य जो है वह संसद के सत्र में भाग ले सके, ठीक है। तो 40 दिन पहले से लेकर सत्र चलने के दौरान और सत्र के 40 दिन के बाद तक किसी संसद सदस्य की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। किस मामले में? सिविल मामले में। आपराधिक मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सिविल मामले में गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ठीक है। और इसको जो है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135 क के तहत जोड़ा गया है। दूसरा है आपका गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। तो कोई भी संसद सदस्य जो है वह संसद की कार्यवाही के दौरान जो है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप अमुक मामले में गवाही देने के लिए आइए, ठीक है। तो यह जो है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसके अलावा है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो मैं बता चुका हूं पहले भी कि संसद के भीतर ही यह अधिकार होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि संसद के भीतर ही यह अधिकार होगा, और संसद के भीतर जो है आपका कोई भी सदस्य कुछ भी बोलता है या करता है तो उस पर जो है न्यायिक मामला नहीं चलाया जाएगा। उस पर फैसला लेने का जो अधिकार होगा वह आपका सदन का ही होगा, लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति का ही होगा। लेकिन लिमिटेशन क्या क्या है? तो न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी और इसलिए उस पर टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है। यह आपका अनुच्छेद 121 के तहत दिया गया है। और उसके अलावा लोकसभा नियम 352 तथा राज्यसभा नियम 238 के तहत किसी भी अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा या फिर असंसदीय कार्य जो है वह नहीं किया जाएगा किसी भी सदस्य के द्वारा, ठीक है। तो यह हो गए आपके संसदीय विशेषाधिकार। हम लोगों ने सामूहिक विशेषाधिकार भी देख लिया और आपका व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी देख लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं संसदीय समितियों के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि संसदीय समितियां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका अस्थायी समिति होती है, दूसरा आपका जो है वह अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति वैसी होती है जो साल भर तक काम करती है, ठीक है, या फिर कुछ अवधि तक काम करती है जैसा उसका निश्चित होता है, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति होती है जो किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति के द्वारा गठित की जाती है, ठीक है। और वह जो है वो प्रयोजन समाप्त होते ही वह समिति भी समाप्त हो जाती है, जैसे तदर्थ समिति हो गई या फिर आपका संयुक्त समिति हो गई संसद की, ठीक है। तो यह सब जो है आपका अस्थायी समिति होती है। अस्थायी समिति में आपका कुछ को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद परामर्शदात्री समिति होती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला है आपका
पॉइंट है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत 1921 में भारत में संसदीय समितियों की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत 1921 में जो है भारत में संसदीय समितियों की शुरुआत की गई थी। अनुच्छेद 105, 2, 3 तथा 4 में समितियों की चर्चा की गई है, लेकिन इसके गठन, कार्य या फिर अवधि या कार्यकाल पर जो है कोई भी विशेष टिप्पणी नहीं की गई है, मतलब विशेष चर्चा नहीं की गई है, विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है संविधान में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 105(2), 105(3) तथा 105(4) में संसदीय समितियों की चर्चा की गई है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो संसदीय समिति की कार्यवाही हेतु न्यूनतम 1/3 मतलब 1/3 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। ठीक है, और इस पर जो है आपका बहुमत से निर्णय लिया जाता है और निर्णायक मत जो होता है वह समिति का अध्यक्ष देता है। ठीक है, यह याद रखिएगा, तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि पहला पॉइंट यह है कि संसदीय समिति की कार्यवाही के लिए जो है न्यूनतम मतलब कम से कम 1/3 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। संसदीय समिति की रिपोर्ट पर जो फैसला होता है वह आपका बहुमत से होता है, और यदि पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत कौन देता है? समिति का अध्यक्ष ही देता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पहला जो अस्थाई समिति है जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है वह है आपका लोक लेखा समिति। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं और कौन कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, टोटल 22 सदस्य। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वह जनरली विपक्ष से होता है। यह हाल में परंपरा चली है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वह विपक्ष से ही होगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन परंपरा यही चल रही है आज के डेट में, वर्तमान में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भारत सरकार के लेखों के संबंध में सीएजी की रिपोर्ट पर विचार करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है भारत सरकार के लेखों के बारे में, उनके मांगों के बारे में, व्यय के बारे में जो रिपोर्ट आती है सीएजी की, उस पर चर्चा करना लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो खर्च में वित्तीय अनियमितता इत्यादि शामिल होती है। मान लिया कि बजट में जो है वह बताया गया कि हाँ भैया हमको अमुक मद पर इतना खर्च करना है और उसमें जो है खर्च ढंग से किया नहीं गया। ठीक है, और दिखा दिया गया कि हमने खर्च किया है, तो इस सब की मामला की जांच जो है वो सीएजी करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। यह दोनों पद्धति में पढ़ा चुका हूं, जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब हम लोग अच्छे से उदाहरण सहित इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। तो चयन जो होगा वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होगा, और जो समिति के सदस्यों का कार्यकाल होगा वह 1 वर्ष का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य इस समिति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, और अध्यक्ष का जो है दोबारा चयन हो सकता है। बाकी सदस्यों का तो कार्यकाल जो है वह 1 वर्ष का होता है, लेकिन इस समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका दोबारा भी चयन किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो महत्व है वह सामने आया था आपका बोफोर्स तोप घोटाला जो हुआ था राजीव गांधी के समय में, और उसके बाद आपका 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ कांग्रेस के UPA 2 के कार्यकाल में। ठीक है, तब जो है आपका लोक लेखा समिति ने सीएजी की रिपोर्ट पर जो चर्चा की थी वह बहुत विवाद में रहा था। ठीक है, और उस समय इसका महत्व जो है खुल करके सामने आया था। ठीक है, तो कोई भी घोटाला होता है सरकार की तरफ से, कोई भी मतलब कि गलत आंकड़ा दिखाया जाता है कि भैया हमने इतना खर्च किया है लेकिन उतना खर्च नहीं किया जाता है और पैसा जो है दबा लिया जाता है सरकार के द्वारा, तब जो है ये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट बहुत काम आती है। ठीक है, और यह जो होती है अस्थाई समिति होती है, यह तो पहले भी जान चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राक्कलन समिति के बारे में। तो इसे अस्थाई मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। अस्थाई मित व्ययिता समिति, मित व्यय कहने का मतलब क्या आता है? कम खर्च। ठीक है, तो मित व्ययिता समिति भी कहते हैं। ठीक है, सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित रिपोर्ट की जांच करना या फिर रिपोर्ट देना इसका काम होता है। ठीक है,
अधिकतम इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से ही होते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा से इसमें सदस्य नहीं होते हैं और कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसा हम लोगों ने लोक लेखा समिति में देखा था, सेम उसी प्रकार से कोई भी मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता है और यहाँ भी सदस्यों का कार्यकाल जो होगा वह 1 साल ही होता है, ठीक है। और सदस्यों का चयन फिर उसी तरह से आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और अध्यक्ष का चयन जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं समिति के सदस्यों में से ही, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बजट में सरकार द्वारा प्रस्तावित खर्चों एवं मांगों की समीक्षा करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी खर्च या फिर मांग बजट में रखा गया है सरकार के द्वारा उसकी जांच करना जो है आपका इस समिति का कार्य होता है, प्राक्कलन समिति का, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था वो सर्वप्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया था और उस समय जो है इसके सदस्यों की संख्या 25 थी, ठीक है। तो यह भी याद रखिएगा कि गठन सबसे पहले कब किया गया था, 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई के सिफारिश पर, ठीक है। और उस समय सदस्य 25 हुआ करते थे, वर्तमान में सदस्य अधिकतम 30 हैं। आगे देख लेते हैं लोक उपक्रम समिति के बारे में। तो सबसे पहले जो है इसका गठन 1964 में श्री कृष्ण मेनन समिति के सुझाव के आधार पर किया गया था। तो यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1964 में पहली बार श्री कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर या सुझाव पर इसका गठन किया गया था लोक उपक्रम समिति का। और इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, सेम उसी तरह जैसा लोक लेखा समिति में होता था, ठीक है। और इसके सभापति का चयन जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा से ही वह सदस्य होता है, वह अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा से ही होता है और उन्हीं सदस्यों में से चयन किया जाता है जो समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो लोकसभा नियमों में वर्णित उपक्रमों जैसे कि दामोदर घाटी निगम, एयर इंडिया, LIC, भारतीय खाद्य निगम आदि की रिपोर्टों तथा लेखों की जांच करना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। मतलब कि लोकसभा के नियम में जो वर्णित उपक्रम है, सरकारी उपक्रम है, उनके लेखों की जांच करना इसका काम होता है, इसीलिए इसका नाम ही है लोक उपक्रम समिति, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ऐसी कंपनियों के लेखों की जांच करना जिनका लेखा कंपनी अधिनियम के तहत संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो उनका भी जो लेखा है वो उसकी जांच यह करेगी, ठीक है। इसके अलावा लोक उपक्रमों पर जो CAG की रिपोर्ट होती है उसकी भी जांच यह समिति करती है, लोक उपक्रम समिति। इसके अलावा 2 लिमिटेशन है इसका कि जो लोक उपक्रम है उनके दैनिक कामकाज संबंधी विषयों पर यह जांच नहीं करेगी और उसके अलावा लोक उपक्रम के संबंध में सरकार की जो नीतियां हैं उसकी भी जांच लोक उपक्रम समिति नहीं करेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं विभागीय अस्थायी समितियों के बारे में। तो 1993 में पहली बार संसदीय नियमावली समिति की सिफारिशों पर इसका गठन किया गया था। कब? 1993 में सबसे पहली बार। आगे देख लेते हैं। तो कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य होता है। कार्यपालिका यानी कि सरकार पर संसदीय जो प्रभाव है वह बढ़ता रहे या फिर प्रभाव बना रहे, इसके लिए यह समिति बनाई जाती है, विभागीय अस्थायी समिति। और इसमें 16 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा के अधीन होते हैं और 8 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा के अधीन होते हैं। टोटल 24 सदस्य होते हैं, 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा के अधीन होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 45 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। यह जो समिति होती है वह प्रत्येक विभाग या मंत्रालय में बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके सदस्य जो होते हैं वह 16 जो समितियां होती है, 16 समिति जो होती है वह आपका लोकसभा के अधीन होती है और 8 समिति जो होती है वह राज्यसभा के अधीन होती है और प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 30 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और राज्यसभा सभापति के द्वारा 15 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए कि प्रत्येक विभाग या मंत्रालय में यह समिति होती है, ठीक है। और 16 समिति जो होती है वह लोकसभा के अधीन होती है और 8 समिति जो होती है वह आपका राज्यसभा के अधीन होती है। टोटल 24 समितियां होती हैं और प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिनमें
30 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और 15 सदस्यों का मनोनयन जो है वो राज्यसभा के सभापति करते हैं। ठीक है। संबंधित मंत्रालयों या विभागों के अनुदान की मांगों का, विधेयकों का और वार्षिक रिपोर्टों की जांच करना तथा उस पर रिपोर्ट देना इसका कार्य होता है। प्रत्येक मंत्रालय जो विधेयक बनाती है, जो रिपोर्ट देती है या फिर जो लेख बनाती है, प्रत्येक मंत्रालय का जो लेख होता है उसकी जांच करना और उस पर रिपोर्ट देना इसका काम होता है। इसीलिए इसको विभागीय अस्थायी समिति कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है कि दैनिक काम, जो मंत्रालय का दैनिक कामकाज होता है उससे संबंधित विषयों की जांच यह नहीं करती है। इसके अलावा अनेक समितियों को जो सौंपे गए विषय हैं, अनेक समितियों को, अन्य समितियों को जो विषय सौंपे गए हैं उनकी जांच यह नहीं कर सकती है। ठीक है। तो यह हो गया आपका विभागीय अस्थायी समितियां। आगे देख लेते हैं तो अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति क्या करती है, इस सबसे पहले देख लेते हैं इसका गठन जो है 1953 में किया गया था। सबसे पहले इसका गठन 1953 में किया गया था और यह जो समिति होती है वह लोकसभा में अलग होती है, राज्यसभा में अलग होती है और प्रत्येक में जो है 15-15 सदस्य होते हैं। ठीक है। मतलब लोकसभा में भी 15 सदस्य और राज्यसभा में भी 15 सदस्य होते हैं। संविधान या संसद के अधीनस्थ अधिकारी, संविधान या संसद के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वह, उनको जो विधायी शक्तियां दी गई हैं, जो विधि निर्माण की या फिर विधायी शक्तियां दी गई हैं, उसके तहत अगर वो कोई नियम बनाते हैं तो नियम ढंग से बन रहा है या नहीं बन रहा है, उस पर काम ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसकी जांच करना इसका काम होता है। ठीक है। इसका काम मेनली यह होता है कि संविधान या संसद के अधीनस्थ अधिकारी संविधान या संबंधित अधिनियम द्वारा निर्देशित सिद्धांतों का सही से अनुपालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना। ठीक है। यह देखना, और यदि वो नियम ढंग से नहीं बनाते हैं अपनी विधायी शक्तियों के तहत या फिर उस पर काम ढंग से नहीं कर पाते हैं तो उनको नियमों में संशोधन करने के लिए यह कहती है या फिर उस पर ढंग से काम करने के लिए कहती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा से ही आप समझ गए होंगे कि लोकसभा या राज्यसभा में जो कार्य किए जाते हैं उससे संबंधित यह समिति होती है। सदन की कार्यवाही या समय तालिका विनियमित करना इसका कार्य होता है। जो भी समय बांटे जाते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है और भी अन्य कार्यवाही होती है, तो संसद की जो कार्यवाही होती है या फिर जो समय का विभाजन होता है उसकी देखरेख करना इसका काम होता है लोक मंत्रणा समिति का, कार्य मंत्रणा समिति का। आगे देख लेते हैं तो संसद में कार्यवाहियों के लिए समय तय करना भी इसका कार्य होता है। यह समिति भी जो है दोनों सदनों में अलग अलग होती है, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, और लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। यहाँ पर थोड़ा अंतर हो गया। ठीक है। अधीनस्थ विधान समिति में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा में भी 15 और राज्यसभा में भी 15 होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में तो 15 सदस्य होते हैं लेकिन राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं कार्य मंत्रणा समिति में। ठीक है। और लोकसभा में जो है लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा में राज्यसभा सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो आपका कार्य मंत्रणा समिति है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ही होंगे और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति ही इसके अध्यक्ष होंगे। कार्य मंत्रणा समिति के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति। ठीक है। तो गैर सरकारी सदस्य मतलब वैसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, वह कोई विधेयक मतलब कि पेश करता है तो उससे संबंधित यह समिति होती है कि विधेयक या फिर संकल्प की जांच करना। ठीक है। और उसको प्रस्तुत करने में सहायता करना। इसमें जो है आपका यह लोकसभा की समिति होती है, राज्यसभा में जो है यह समिति नहीं होती है और इसमें जो है आपका 15 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है। और लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वह इस समिति में शामिल भी होते हैं, उनका शामिल होना अनिवार्य होता है और लोकसभा के जो आपका उपाध्यक्ष होते हैं वही इस समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। तो यह है आपका गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों से संबंधित समिति। राज्यसभा में यह समिति नहीं होती है। राज्यसभा में यह जो कार्य है मतलब कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विधेयक जो पारित किए जाते हैं उनसे संबंधित जो कार्य है वह आपका कार्य मंत्रणा समिति ही करती है राज्यसभा में। ठीक। आगे देख लेते हैं याचिका समिति। तो दोनों सदनों में
यह समिति होती है। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें किसमें, याचिका समिति में। और उन याचिकाओं पर यह चर्चा करती है जो जनता द्वारा संसद को किसी विधेयक, लोक महत्व के मामले या संघ सूची से संबंधित किसी कार्य के लिए दी जाती है। जनता द्वारा मतलब कि लोक कल्याण के विषय से संबंधित कोई कार्य यदि लोकसभा या राज्यसभा को दिया जाता है, ठीक है, तो उस पर यह जो है कार्य करती है। ठीक है, उस पर जो है चर्चा करती है यह समिति, याचिका समिति। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना नियम समिति। दोनों सदनों में अलग अलग यह समिति होती है। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर राज्यसभा में ज़्यादा सदस्य हैं, राज्यसभा में 16 सदस्य और लोकसभा में 15 सदस्य। ठीक है, और सदस्यों का मनोनयन जो होता है वह लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा होता है और राज्यसभा में सभापति के द्वारा होता है। ठीक है, और सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी विषयों पर विचार करना तथा संशोधन का सुझाव देना इसका कार्य होता है। मतलब कि संसद में संसद के सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें जो कार्य चल रहा है, ठीक है, उस पर ढंग से नियम के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर सुझाव देना, उसकी जांच करना। ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष या फिर सभापति को सुझाव देना कि हाँ भैया नियम से कार्य नहीं चल रहा है, ये नियम होना चाहिए और ये नहीं हो रहा है, तो उस पर जो है यह विचार रखती है अपना लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के समक्ष। यह है आपका नियम समिति। नेक्स्ट है आपका विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इससे विशेषाधिकार से संबंधित जो समिति होती है वह आपका विशेषाधिकार समिति कहलाती है। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसकी प्रकृति जो होती है वह अर्ध न्यायिक प्रकृति होती है। मतलब कि आधा न्यायालय की तरह यह काम करती है, जांच वगैरह करती है और निर्णय वगैरह देती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना परामर्शदात्री समितियां। ठीक है, तो तकनीकी तौर पर जो है इसको संसदीय समिति नहीं कहा जा सकता है। यह भी जो होता है आपका प्रत्येक मंत्रालय या प्रत्येक विभाग में होता है। ठीक है, रेलवे का जो जोन होता है उसमें भी परामर्शदात्री समिति होती है। ठीक है, और यह जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की समितियां होती हैं। अध्यक्ष उस मंत्रालय का मंत्री या फिर राज्य मंत्री होता है। जिस मंत्रालय की वह समिति है उस मंत्रालय का मंत्री या फिर राज्य मंत्री जो होता है इस समिति का अध्यक्ष होता है। संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मतलब कि प्रत्येक सरकार जो है वह एक संसदीय कार्य मंत्रालय का गठन करती है और उस मंत्रालय के द्वारा ही जो है इसका गठन किया जाता है, इस समिति का, परामर्शदात्री समिति का। और सामान्यतः लोकसभा चुनाव के बाद इसका गठन किया जाता है और वर्तमान में ऐसी 32 समितियां हैं। ठीक है, वर्तमान में 32 समितियां ऐसी हैं। प्रत्येक रेलवे जोन के लिए भी अलग अलग परामर्शदात्री समिति गठित की गई और टोटल 16 जोन हैं, इसलिए टोटल 16 समितियां रेलवे जोन में भी परामर्शदात्री समितियां गठित की गई हैं। ठीक है, तो और भी समितियां हैं, अस्थायी समितियां और भी हैं, विभिन्न कार्यों के लिए हैं। आपका महिला सशक्तिकरण के लिए अलग समिति हैं, बच्चों के शोषण को रोकने के लिए अलग समिति है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन सब के बारे में परीक्षा में पूछा जाना उतना वो नहीं होता है और सबको याद रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो आप यदि चाहें तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और मेरे दृष्टि नोट्स में दिया हुआ है, जब मैं नोट्स दूंगा तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो इम्पोर्टेंट था जिससे पूछा जा चुका है प्रश्न या फिर पूछे जाने की संभावना है वो सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जो है आपका बराबर जो है करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में ही आपका जब जब ये समितियों का रिपोर्ट आता है, अस्थायी समितियों का, या फिर जब जब जो है तदर्थ समिति या फिर आपका संयुक्त समिति गठित की जाती है, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट वगैरह आता है, तो ये सब जो है करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं, इसलिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसके बारे में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विशेषाधिकार के बारे में तो मैं बहुत बार करंट अफेयर्स में बता भी चुका हूं, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा पीटी में भी जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका लोक मंत्रणा, आपका कार्य मंत्रणा समिति से, आपका लोक लेखा समिति से, ठीक है, फिर ये जो है आपका लोक उपक्रम समिति से, प्राक्कलन समिति से, ये सब समितियों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स।
हम लोगों ने संसद के बारे में वो सब कुछ पढ़ लिया जो कि जरूरी था परीक्षा के लिहाज से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पहले पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षा में, यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूकेपीएससी में, सीजीपीएससी में, आपका झारखंड पीसीएस में, बीपीएससी में, ये सब में सारे पीसीएस एग्ज़ाम्स में और यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। और आगे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि पूछे जाने की संभावना है, जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगे वो मैंने लिया है। और ये सब मैंने लिया है घटना चक्र और परीक्षावाणी से, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो भी यूपी के हैं खास करके वो तो जानते ही होंगे परीक्षावाणी और घटना चक्र को। तो इससे पहले मैंने जो आप लोगों को जितना भी चीज़ बताया वो सारा लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है, दृष्टि नोट्स से लिया हुआ है, ठीक है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपका परीक्षावाणी और घटना चक्र से लिया हुआ है। तो ये चारों किताबों को मिला करके मैंने इसमें तथ्य सम्मिलित किए हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न जो है वह परीक्षा में छूटने ना पाए, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कुछ परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों को, ठीक है, जो कि पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो पहला है आपका कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के तहत भारत में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई थी केंद्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वह 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा अपनाई गई थी। वैसे मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं। तो लोकसभा के गठन के बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। संसद के बारे में जो गठन का प्रस्ताव है वो है आपका 79 में, अनुच्छेद 79 में, और लोकसभा के लिए जो है वह अनुच्छेद 81 में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित कौन कौन से संविधान संशोधन हैं यह पूछा जा चुका है। तो 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन जो है वह आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 330 कहता है कि इसमें एससी और एसटी मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यवार सीटों के आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है वह आपका अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके और एससी एसटी के लिए आरक्षण जो है वह लोकसभा में किया गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का जो प्रावधान किया गया वह 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा किया गया, अनुच्छेद 334 में संशोधन करके, ठीक है। और इसी संशोधन के तहत जो है आपका लोकसभा में आंग्ल भारतीयों मतलब कि एंग्लो इंडियंस का जो मनोनयन किया जाता है उसका भी जो है आपका 2020 तक के लिए यह प्रावधान को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 95वां संविधान संशोधन 2009 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके जो आपका एससी एसटी का आरक्षित सीट लोकसभा में था और लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, इन दोनों प्रावधानों को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा क्या किया गया कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व जो है वह 2026 तक यथावत रखने का निर्णय लिया गया। मतलब अब जो है 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी उसका रिपोर्ट आने तक आपका लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या तथा लोकसभा में राज्यवार प्रतिनिधित्व जो है वह यथावत बना रहेगा जैसा वर्तमान में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 84 के तहत जो है आपका लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों की अर्हताओं के बारे में, योग्यताओं के बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 84 याद रखिएगा। अनुच्छेद 101 तथा 102 में दिया हुआ है आपका संसद सदस्यों की निरर्हताओं का वर्णन, मतलब कि अयोग्यता, मतलब किस प्रकार से उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है उसका वर्णन दिया हुआ है अनुच्छेद 101 तथा 102 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दूसरी आपात उद्घोषणा के बाद 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। मैंने बताया था कि जब आपातकाल लागू होता है तब जो है आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि जो है वह एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो जो दूसरी आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा हुई थी, मतलब दूसरी बार जब आपातकाल लागू किया गया था तब 5वीं लोकसभा को
2 बार बढ़ाया गया था एक एक वर्ष के लिए, ठीक है। और यह भी मैंने बताया था, यह भी याद रखिएगा कि जैसे ही आपातकाल खत्म होता है वैसे ही 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है और लोकसभा का गठन करना अनिवार्य होता है। 6 महीने आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के बाद 6 महीने के पहले जो है लोकसभा का गठन करना अनिवार्य हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम जो है 2 बार संसद का सत्र जरूर आहूत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का सत्र जो है वह कम से कम 2 बार जरूर आहूत करते हैं साल में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष आम संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, मतलब कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो चूंकि आपका लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, इसलिए आम लोकसभा सदस्य जिस प्रकार से शपथ लेते हैं उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ लेते हैं। इनके लिए शपथ का कोई अलग प्रावधान नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर, ठीक है। इनका शायद पूरा नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर, ठीक है। वैसे आप लोग देख लीजिएगा इंटरनेट पर। आगे देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है। जब कांग्रेस का शासन था तब मीरा कुमार जो कांग्रेस की ही आपकी सांसद थी वह लोकसभा अध्यक्ष बनी थी और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ही थी। और दूसरी कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी, जो कि आपका अभी जो मोदी सरकार बनी थी 2014 में जो मोदी सरकार बनी थी उसमें थी, ठीक है। और अभी कौन है इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अभी कौन है बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मतलब कि बाल उनका उड़ा हुआ है, इतना हिंट मैं दे देता हूँ। नाम मुझे पता है लेकिन बता नहीं रहा हूँ, कमेंट में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। बाल उनका उड़ा हुआ है और कोटा, राजस्थान के कोटा से वो सांसद है, इतना भी हिंट दे देता हूँ, ठीक है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब लोकसभा अध्यक्ष जो है वह निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे मैंने बताया था कि जब पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वह निर्णायक मत देते हैं, लेकिन जब उनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में चल रहा हो तब उनको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है, और यह अनुच्छेद 96(2) में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव यदि अस्वीकार हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि उनका जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है वह सरकार की नीतियों के बारे में ही होता है ना। जब वो अभिभाषण देते हैं तो सरकार की नीतियों के बारे में ही बताते हैं, और वही यदि लोकसभा में अस्वीकार हो जाए तब क्या होगा कि आपका सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के तहत लोकसभा क्या करती है? यूपीएससी, सीएजी, वित्त आयोग, भाषा आयोग एवं SC/ST आयोग की रिपोर्ट पर विचार करती है, और इन सभी के रिपोर्ट पर विचार करने का उद्देश्य क्या होता है? तो कार्यपालिका या फिर सरकार पर संसदीय नियंत्रण कायम करना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के तहत जो है आपका कहा गया है कि धन विधेयक जो है वह लोकसभा में ही प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। सरकार को समस्त व्यय की स्वीकृति लोकसभा ही देती है, ठीक है। बजट और अनुदान संबंधी मांग भी जो है वह लोकसभा में ही रखी जाती है, राज्यसभा में नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा में सर्वाधिक सीटों के बारे में देख लेते हैं कि किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं, किस राज्य में कम है। तो सर्वाधिक सीट जो है आपका उत्तर प्रदेश में है 80 सीट, ठीक है। उसके बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है जहां पर 48 सीट है। तीसरे स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल आता है जहां पर 42 सीट है। चौथे पर है बिहार जहां 40 सीट है, और 5वें पर है तमिलनाडु जहां पर 39 सीट है। तो प्रथम 5 जो सर्वाधिक वाले हैं वो मैंने बता दिया, जनरली यही पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग लिस्ट जो है अगर देखना चाहें तो आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं या फिर किसी अन्य किताब में देख सकते हैं। संघ शासित प्रदेशों में सबसे उच्च स्थान पर, सबसे शीर्ष पर दिल्ली है जहां पर 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो SC के लिए मतलब कि अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक 17 सीटें जो है वह उत्तर प्रदेश में आरक्षित है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित है, जबकि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट नहीं है आरक्षित, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 13 राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजाति के लिए कोई लोक सेवा सीट जो है वह आरक्षित नहीं है। तो वो 13 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल, गोवा, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब चूंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो अब ये जो हो गए टोटल आपके 13 नहीं 12 राज्य हो गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर को इससे निकाल दीजिएगा। ठीक है, जानबूझ करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको ये भी याद दिला सकूं कि जम्मू कश्मीर जो है वह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, लोकसभा में एसटी के लिए सर्वाधिक सीटें, मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो सर्वाधिक सीटें हैं वह आपका मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश में और अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। और ये सीटें कितनी हैं? 6 हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 5 राज्य ऐसे हैं जहां एससी या एसटी मतलब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी के लिए भी जो है आपका आरक्षित सीटें नहीं है। तो वैसे कौन से राज्य है? तो ये भी अब 4 हो जाएगा क्योंकि इसमें भी जम्मू कश्मीर शामिल है। तो जम्मू कश्मीर, गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर तो अब बन गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें भी जो है 4 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां पर एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटें नहीं है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं राज्यसभा के लिए सीटों के बारे में देख लेते हैं। तो राज्यसभा में भी सबसे ज्यादा जो सीट है वह आपका 31 सीट है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 31 सीट सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका महाराष्ट्र में 19 सीट है। महाराष्ट्र में 19 सीट है जो कि दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर 2 राज्य हैं जहां पर 18 सीटें हैं। कौन कौन सा? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 18 सीट है और ये दोनों जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। उसके बाद संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है बिहार और पश्चिम बंगाल, जहां पर आपका 16 सीट है। और संयुक्त रूप से 5वें स्थान पर है मध्य प्रदेश तथा गुजरात, यहाँ पर 11 सीट है राज्यसभा के लिए। तो ये याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या पर, न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या पर राज्यों के लिए एक सीट का एक राज्यसभा सीट दी जाती है। ठीक है, यह याद रखिएगा कि किसी भी राज्य को राज्यसभा सीट जो है एक राज्यसभा सीट न्यूनतम 10 लाख की जनसंख्या पर दी जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह प्रावधान लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा राज्यसभा में। आगे देख लेते हैं। तो राज्यसभा में मनोनीत प्रथम अभिनेत्री जो थी वह थी नरगिस दत्त। यह पूछा जा चुका है इसलिए लिखा हूं, ऐसे नहीं लिखा हूं। नरगिस दत्त जो थी वह राज्यसभा में मनोनीत पहली अभिनेत्री थी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पीएस संगमा। यह भी पूछा जा चुका है यूपीपीएससी में। तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष जो थे वह थे पीएस संगमा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। तो संसद का जो सचिवालय होता है वह सरकार से स्वतंत्र होता है। उसमें जो है सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। याद रखिएगा, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए, संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विधि बनाने यानी कि कानून बनाने की शक्ति जो दी गई है वह अनुच्छेद 253 के तहत दी गई है। याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सीमा प्रबंधन विभाग। सीमा प्रबंधन विभाग जो आता है वह गृह मंत्रालय के तहत आता है। ये सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं, नीचे वाला जितने बताए ये सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इररिलेवेंट पॉइंट है, लेकिन ये सारे पॉइंट पूछे जा चुके हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की उद्घोषणा का 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृत होना जरूरी होता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा यदि राष्ट्रपति ने की है तो 1 माह के अंदर संसद से उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है, अन्यथा आपातकाल जो है वह समाप्त हो जाता है। उद्घोषणा जो है आपातकाल की वह समाप्त हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे विधानमंडल के। ठीक है, विधानमंडल के नहीं, सॉरी, विधानसभा के, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा जो है वह एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसका विघटन नहीं हो सकता है। यह जानते तो आप लोग हैं ही, लेकिन अनुच्छेद 83(1) में यह दिया हुआ है, यह भी याद रखिएगा।
इसके बाद है राज्यसभा उपचुनाव के बाद निर्वाचित राज्यसभा सदस्य पुराने सदस्य के, मतलब कि राज्यसभा में जो कोई सदस्य है, मान लिया एक दो सदस्य हैं, मान लिया किसी की मृत्यु हो गई या फिर किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी कारण से जो है राज्यसभा की सीट जो है वह खाली हो गई, ठीक है। तो इस्तीफा नहीं कहेंगे, मृत्यु कहेंगे कि जब यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई तब जो है राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और उसके लिए उपचुनाव कराया जाएगा, और उपचुनाव करा करके जो नया सदस्य बनेगा राज्यसभा का वह पुराने सदस्य की जगह पर आया है, इसलिए पुराने सदस्य का जितना कार्यकाल बचा हुआ है उतने ही कार्यकाल तक वह राज्यसभा का सदस्य रहेगा, ठीक है। पूरे 6 साल के लिए वो नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 3 अप्रैल 1952 को काउंसिल ऑफ स्टेट्स नाम से राज्यसभा का गठन किया गया था। मतलब राज्यसभा का जो पहले नाम था गठन के समय वह था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था। प्रथम बैठक जो हुई थी वह 13 मई 1952 को हुई थी, ठीक है, राज्यसभा की, और लोकसभा की भी उसी दिन हुई थी, 13 मई 1952 को ही हुई थी, ठीक है। और जो आपका अध्यक्ष थे, राज्यसभा के अध्यक्ष जो थे उस समय आपके उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इसीलिए उस समय जो सभापति थे आपके राज्यसभा के वह राधाकृष्णन जी ही थे। और लोकसभा के बारे में देख ले तो 23 अगस्त 1954 को यह घोषणा की गई थी। लोकसभा के बारे में गलत मैंने बोल दिया कि अब जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। यह उद्घोषणा जो है वह 23 अगस्त 1954 को की गई थी। तो 1954 को से राज्यसभा कहा जाने लगा। उससे पहले जो है 1954 से पहले उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, याद रखिएगा। अब लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। तो 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था, ठीक है। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था और इसकी पहली बैठक जो है जैसा मैंने बताया 13 मई 1952 को ही हुई थी। अब चूंकि लोकसभा का भी प्रथम बैठक 13 मई को हुआ था और राज्यसभा का भी प्रथम बैठक जो है वह 13 मई 1952 को हुआ था, इसलिए 50 साल के बाद आपका 13 मई 2002 को संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। यह पूछा जा चुका है इसलिए मैंने लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो 1952 में पहली बार राज्यसभा ने व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया था, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह विशेष शक्ति है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और संसद को उस पर विधि बनाने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। तो उसी के तहत अब तक जो है आपका पहली बार जो है 1952 में राज्यसभा ने व्यापार, वाणिज्य, उत्पादित वस्तुओं की उपलब्धि तथा वितरण को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था और दूसरी बार 1986 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को भी जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, ठीक है। और अभी तक जो है केवल 2 बार ऐसा किया है राज्यसभा ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग मात्र 2 बार किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 312 के तहत मैंने बताया था कि राज्यसभा को एक और विशेष शक्ति है कि वह जो है अखिल भारतीय स्तर के सेवा का गठन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का गठन करने का अधिकार संसद को दे सकती है। तो इसका भी प्रयोग जो है राज्यसभा ने 2 बार किया है। पहली बार जो किया था आपका 1961 में किया था, जब भारतीय इंजीनियर्स सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय चिकित्सा सेवा को 1961 में जो है आपका गठित किया गया था। और दूसरी बार जो प्रयोग हुआ था 1965 में हुआ था, जब भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया गया था, ठीक है। तो यह याद रखिएगा 2 बार जो है दोनों विशेष शक्तियों का प्रयोग 2-2 बार किया गया है। कब कब किया गया है, किस किस सेवा के लिए, वो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम नवंबर 2000 में मैंने आपको बताया था कि कोई भी संसद सदस्य जो है वह लगातार 60 दिन तक बिना सदन को सूचित किए हुए, बिना सदन की अनुमति से यदि सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम जो है आपका इस उल्लंघन के लिए जो है लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहने के लिए सर्वप्रथम सन 2000 में
पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को जो है अयोग्य घोषित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, यह पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय जो होता है वो कैसे लिया जाता है, तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिया जाता है। साधारण बहुमत का मतलब 50% + 1, मतलब कि आधा जोड़ 1। ठीक है, तो मान लिया कि 10 सदस्य यदि उपस्थित है, वैसे तो कोरम ही पूरा नहीं होगा, मान लिया कि टोटल 55 जरूरी होता है, तो टोटल मान लिया कि 60 सदस्य उपस्थित हैं। ठीक है, तो बहुमत कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30 + 1, मतलब कि 31 हो जाएगा आपका साधारण बहुमत। ठीक है, तो जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है, जो आपका संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, उसमें जो विधेयक पर निर्णय लिया जाता है वह उस संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से लिया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज, मतलब कि बनाम भारत संघ, यानी कि इंडियन यूनियन मामला जो था आपका 2004 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता को जो चुनाव में उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, आपराधिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में और दायित्व के बारे में जानकारी हासिल करना उनका मूल अधिकार होगा जनता का। ठीक है, तो याद रखिएगा किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था, 2004 में कहा था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज इंडियन यूनियन मामला। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो किसी विधेयक के पारित होने पर का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है, किसी भी विधेयक के पारित होने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण होता है उसको कहते हैं प्रतिवेदन चरण। ठीक है, यह भी पूछा जा चुका है। किसी भी एक सदन में विधेयक पारित होने की जो सबसे अंतिम अवस्था होती है वह होती है तृतीय वाचन या फिर तृतीय पाठन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में धन विधेयक संबंधी उपबंध जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, किस पर आधारित है, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित पार्लियामेंट एक्ट 1911 और 1949 पर यह आधारित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 108 में दिया हुआ है क्या चीज, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया हुआ है अनुच्छेद 108 में, और अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद जो विधेयक है वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। ठीक है, यह दिया हुआ है आपका अनुच्छेद 111 में। आगे देख लेते हैं। तो प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वह वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक जो होता है वह धन विधेयक नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 85 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने का अधिकार होगा, संसद के सत्रावसान का अधिकार होगा और लोकसभा के विघटन का भी अधिकार होगा। यह अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो वित्त विधेयक पेश किए जाने के 75 दिन के अंदर उसको सदन से पारित कर देना होता है। ठीक है, सामान्यतः 75 दिन के अंदर जो है वह वित्त विधेयक को सदन से पारित कर देना होता है, याद रखिएगा। अनुदान की मांग जो है वह राष्ट्रपति के सहमति से ही सदन में रखा जाता है, किसमें, लोकसभा में ही रखा जाता है अनुदान का मांग, और वह जो है राष्ट्रपति की सहमति से ही रखा जाता है। और अनुदान का मांग यदि अस्वीकार हो जाता है तब जो है आपका सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को, सॉरी। नेक्स्ट है, भारत में बजट पेश करने का श्रेय जो है वह सर्वप्रथम किसको जाता है, तो बजट पेश करने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है, जिन्होंने 18 फरवरी 1860 को प्रथम बजट पेश किया था। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम बजट जो है वह भारत में प्रथम बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को, इसीलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता भी कहा जाता है। और उस समय किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है किसने पेश किया था, तो वित्त मंत्री सनमुखम चेट्टी के द्वारा यह पेश किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है 1947 में पेश किया गया था प्रथम वित्त मंत्री सनमुखम चेट्टी के द्वारा, और यह जो था 7 महीने का बजट था, यानी कि अंतरिम बजट था, याद रखिएगा। और
4 प्रधानमंत्री कौन थे देख लेते हैं। 4 प्रधानमंत्री ऐसे थे जो कि पहले वित्त मंत्री भी रहे थे। तो वो कौन कौन थे? आपका मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, वीपी सिंह थे यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। ये 4 प्रधानमंत्री जो थे वो पहले वित्त मंत्री भी रह चुके थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं बताना भूल गया, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे, कि गणतंत्र भारत का, ये तो हमने देखा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था, लेकिन गणतंत्र भारत का जो प्रथम आपका बजट था वह जॉन मथाई ने पेश किया था, याद रखिएगा। ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार टोटल बार बजट पेश किया था, ठीक है। और रेल बजट को आपका आम बजट से अलग किया गया था, किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? तो आपका विलियम आकवर्थ समिति के रिपोर्ट के आधार पर रेल बजट को जो है आपका आम बजट से अलग किया गया था। अब तो खैर दोनों एक ही साथ पेश किया जाता है, रेल बजट तो पेश ही नहीं होता, अब तो केवल आम बजट ही पेश होता है। तो फिर भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। और विलियम आकवर्थ समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1924 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो शून्यकाल को प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है, यह पूछा जा चुका है। किसको प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है? तो शून्यकाल को प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं कि प्रश्न उत्तर सत्र है तो आप प्रश्नकाल दे दीजिएगा, प्रश्नकाल नहीं, शून्यकाल को प्रश्न उत्तर सत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 266 में जो है आपका संचित निधि की स्थापना का उपबंध किया गया है। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि संचित निधि से विभिन्न राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, आपके सीएजी हो गए, महान्यायवादी हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, इन लोगों का वेतन जो है वो संचित निधि से दिया जाता है। तो संचित निधि को गठित करने का जो उपबंध दिया हुआ है वह आपका अनुच्छेद 266 में दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव को ही काम रोको प्रस्ताव भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसे जो है प्रश्नकाल के समाप्ति के बाद पेश किया जाता है, ठीक है। और इस पर चर्चा जो है वो शाम में होती है, सामान्यतः 4 बजे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए जो है आपका न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रावधान से जो है आपका किसका क्षेत्र जो है वह सीमित हो गया? यह प्रश्न पूछा गया कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आ जाने से किसका जो है कार्य क्षेत्र सीमित हो गया? तो कार्य स्थगन प्रस्ताव का जो क्षेत्र है वह सीमित हो गया आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आने से, ठीक है। और शून्यकाल का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वह 1 घंटा होता है। शून्यकाल की जो अधिकतम अवधि होती है वह 1 घंटा होती है, यह भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। 1979 में 1979 में सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 1990 में वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह और आपका 1997 में HD देवगौड़ा ने त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि उनको सदन में विश्वास हासिल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो 1990 में वीपी सिंह और 1997 में देवगौड़ा ने त्याग पत्र दिया था, क्योंकि उनको विश्वास मत हासिल नहीं हो पाया था। आगे देख लेते हैं। 3 अवसरों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन किया जा चुका है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके बाद जो है आपका उस पर चर्चा होती है, जैसा मैंने आपको बताया भी है पहले के वीडियोज में। तो उस पर जो चर्चा होती है तो विभिन्न सदस्य जो है वह संशोधन भी लाते हैं, ठीक है। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन किया गया है। पहला जो है आपका इंदिरा गांधी के समय में 1980 में किया गया था। दूसरी बार जो है आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह के जब प्रधानमंत्री थे तब 1989 में किया गया था। और तीसरी बार जो है जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी श्रद्धेय, तो उस समय जो है 2001 में किया गया था राष्ट्रपति के अभिभाषण में संशोधन। आगे देख लेते हैं। संसद समितियों के माध्यम से विधायी कार्य संपन्न करती है और कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण भी रखती है। तो याद रखिएगा, यह पूछा जा चुका है कि किसके माध्यम से संसद जो है वह
कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और अपना विधायी कार्य जो है वो संपन्न करती है, तो संसदीय समितियों के माध्यम से। यह उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, ठीक है। और लोकसभा जो लोक लेखा समिति है वह अपनी रिपोर्ट किसको पेश करती है? यह भी पूछा गया था। तो लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो संसद की वित्तीय समितियां कौन कौन होती हैं? यह भी पूछा जा चुका है। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूं और ये तीनों जो है आपका वित्तीय समितियां होती हैं संसद की। इसी प्रकार से संसद की जांच समितियां कौन कौन होती है? तो विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति, ये दोनों जो होती है संसद की जांच समितियां होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में जो संसदीय समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो PC चाको थे, PC चाको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो प्रवर समिति में अधिकतम जो है 30 सदस्य हो सकते हैं। मैंने बताया था कि जो आपका दूसरा पाठन होता है विधेयक पर, उसमें मैंने बताया था कि 4 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि तुरंत चर्चा की जाती है, दूसरा ऑप्शन होता है कि प्रवर समिति को भेजा जाता है, तीसरा ऑप्शन होता है कि संयुक्त समिति को भेजा जाता है और चौथा ऑप्शन होता है कि आपका जनता के विचार के लिए सार्वजनिक पटल पर रखा जाता है। तो वहां पर जो आपका समिति है, आपका प्रवर समिति जो है उसमें 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, ठीक है। और संयुक्त प्रवर समिति जो है उसमें आपके 45 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, अधिकतम, जिसमें 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से होते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। और प्रवर समिति जो है वह अपनी रिपोर्ट जो है 3 माह के अंदर पेश कर देती है, जनरली 3 माह के अंदर पेश कर देती है, या फिर लोकसभा से अगर उसको मतलब कि सदन से अगर उसको अधिक टाइम दिया गया है तो अधिक टाइम भी ले सकती है। वैसे जनरली 3 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है वह लद्दाख है, ठीक है, याद रखिएगा लद्दाख। वैसे लद्दाख जो है अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो वहाँ पर लोकसभा का सीट तो वैसे बताया गया है, जो आपका जब भाषण दिया था गृह मंत्री ने तो उस समय बताया गया था कि आपका लद्दाख में भी जो है लोकसभा सीट होगा और जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा सीट होगा। तो अब ये सबसे बड़ा रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर परिसीमन का काम चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। तो परिसीमन के बाद यह जो है लद्दाख वो सबसे बड़ा लोकसभा सीट रहता है या नहीं रहता है, यह देखने की बात होगी। लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार यह जो है लोकसभा का सबसे बड़ा सीट है, ठीक है, तो लद्दाख है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, तो लोकसभा में समान सीट किसके किसके पास है? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान के पास जो है वह लोकसभा की समान सीटें हैं, याद रखिएगा। यह पूछा जा चुका है, पूछा गया था कि इनमें से इन राज्यों की कौन सी जोड़ी है जिसमें लोकसभा की समान सीटें हैं, मतलब बराबर सीटें हैं। तो वहां पर उत्तर था आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आगे देख लेते हैं, संघीय बजट को तैयार करने तथा उसे पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो यह होता है आपका आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वह संघीय बजट को तैयार करने और पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देख लेते हैं, तो किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार देना या फिर बोलने से रोक देना, ठीक है, यह जो है आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है बैठ जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं बैठ जाना। और यह और कहीं नहीं, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है आपका निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। यह आपका यहाँ पर लिखना मैं भूल गया, अनुच्छेद 100 के तहत जो है आपका किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग, ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर मैं अनुच्छेद तो लिखा लेकिन अनुच्छेद का नंबर लिखना भूल गया था, तो अभी लिख दिया हूँ। अनुच्छेद 100 में जो है यह दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वह मत बराबर होने पर, पक्ष और विपक्ष का मत बराबर होने पर अपना निर्णायक मत देंगे, ठीक है। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी होती है? तो प्राक्कलन समिति जो होती है वह सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिया जो भी अभी तक पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद है कि अब संसद का कोई भी प्रश्न जो है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपका समझ जाना जरूरी है, एक भी प्रश्न न छूटे यह जरूरी है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा योगदान कीजिए, नया चैनल है तो लोगों को जोड़िए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने को जी चाहता है। ठीक है, वैसे पिछला वीडियो मैंने जो डाला, आप ही लोगों ने कहा था कि यार जनवरी का मतलब कि करंट अफेयर्स का वीडियो अपडेटेड नहीं है, तो मैंने जनवरी का आपका डाला है करंट अफेयर्स, वन लाइनर डाल चुका हूँ। कल मैं डालने वाला हूँ आपका ये विस्तार से करंट अफेयर डालने वाला हूं जनवरी का, और 10 दिन के अंदर आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी से अब तक का टोटल करंट अफेयर्स अपडेट हो जाएगा। लेकिन वादा मैंने किया तो मैंने तो पूरा कर दिया, आप लोगों ने देखा नहीं है वीडियो, और संसद का भी जो इससे पहले वाला वीडियो है वो भी बहुत कम लोगों ने देखा है। तो प्लीज़ वीडियोज़ देख लीजिए। ठीक है, वीडियो जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक मेरी मेहनत कैसे सफल होगी यार। मैं तो चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँचे ताकि उनको जो है परीक्षा में आसानी हो। तो आप लोग न देखेंगे न शेयर करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना, थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ जाता है अंदर से कि यार किसके लिए मेहनत करूं मैं, है ना। तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बिल्कुल जोड़िए। कमेंट भी कीजिए यदि कोई दिक्कत होता है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, बाकी और बकवास नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब दीजिए मुझे इजाज़त, और पर्यावरण की रक्षा कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, नारी का सम्मान कीजिए। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिए। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं उनके प्रति दया का भाव रखिए। ठीक है, और भारत का सम्मान कीजिए, भारतीय संविधान का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय जो प्रतीक है, हमारा जो झंडा है, हमारा जो राष्ट्रगान है, उसका सम्मान कीजिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।